ममता बनर्जी हैं तो सरकार में, लेकिन धरना प्रदर्शन इस तरह से कर रही हैं जैसे वो विपक्ष की नेता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अगर जब उत्तर प्रदेश में कोई बलात्कार का मामला होता है और उसमें पहली जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की बन जाती है, तो उसी लिहाज से पश्चिम बंगाल में अगर बलात्कार और हत्या हुई है तो उसकी भी पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है तो ममता बनर्जी की भी बनती है, उन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से। यहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, यानी पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है। तीसरा, स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं। तो अब जब वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कई दिन से लगातार बयान दे रही हैं, उनके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, तो वो बयान और विरोध प्रदर्शन आखिर किसके खिलाफ हैं? वो किसका विरोध कर रही हैं? पूरी सत्ता तो उनके हाथ में है, सारे मंत्रालय उनके हाथ में है, तो ये विरोध किसका है? गलतियां किसकी निकाल रही हैं? और इसीलिए सोचिए, अगर ममता बनर्जी ने इस प्रिंसिपल का ट्रांसफर रुकवाने के आदेश दिए, तो क्या जब इस महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में इसी प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठे, तब ममता बनर्जी की पुलिस इस प्रिंसिपल की निष्पक्ष जांच क्या कर सकती थी? और यह सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि यह सवाल सीबीआई की जांच के बाद पूछा जा रहा है, क्योंकि जब सीबीआई इस प्रिंसिपल से लगातार इतने घंटों से पूछताछ कर रही है, तब कोलकाता पुलिस ने अपनी जांच के दौरान इस प्रिंसिपल को एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था और शायद पहले से ही उसे क्लीन चिट दे दी, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कई सवाल उठाए। एक और बड़ा सवाल यह कि जिस प्रिंसिपल ने पिछले साल 2 बार अपना ट्रांसफर ऑर्डर रुकवाया, उसके विरोध में अपने प्रिंसिपल ऑफिस पर उसने ताला तक लगा दिया। उस डॉक्टर ने इस घटना के बाद 12 अगस्त को इतनी आसानी से इस्तीफा कैसे दे दिया? जो एक बार भी ट्रांसफर का ऑर्डर मानने को तैयार ना हो, जो ट्रांसफर होने के बाद भी कॉलेज छोड़कर ना जाए, जिसने अपने रूम पर ताला लगा दिया हो, वो इतनी आसानी से इस्तीफा देकर चला गया। और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने भी इस इस्तीफे के बाद इस डॉक्टर को अगले 12 घंटे में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नया प्रिंसिपल नियुक्त भी कर दिया। तो ये कैसी सजा हुई? अगर ममता बनर्जी कहती हैं या वहां की सरकार कहती है कि हमने इस प्रिंसिपल को हटा दिया, तो ये ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्शन लिया उसके खिलाफ, उसकी कुछ गलती निकली होगी। लेकिन आपने उसका तबादला किया, हटाया और दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना दिया। जो एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के काबिल नहीं है, वो दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले पर सवाल खड़े होते हैं, और ये बात खुद हाई कोर्ट ने कही है। और इस डॉक्टर को अदालत ने उसके बाद अपने आदेश में घर बैठने के लिए कह दिया था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। যে ওখানে একজন ভদ্রমহিলা, বিবাহিত মহিলা, তার 13-14 দিনের বাচ্চা, সেই অবস্থায় তার হাজবেন্ড মিস্টার এস ঘোষ সে নাকি লাথি মেরেছে। লাথি মেরে ভদ্রমহিলার যে অপারেশনের ওই জায়গাটা চিড়ে টিড়ে গেছিল, তো ভদ্রমহিলাকে বেরোতে দিচ্ছে না। তখন আমরা এসে পাড়ার ছেলেপুলে নিয়ে এসে ভদ্রমহিলাকে বার করলাম, এবং ভদ্রমহিলা কোনো কাপড় চোপড় নিতে পারেনি, শুধু নাইটি পরে বেরিয়ে এসছে। এখন এর তো স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো ছিল না। আমরা যেটা শুনি যে ও তৃতীয় বিয়ে করে এখানে যখন আসলো, তখন এই বউটা যখন বাচ্চা হয়ে বাড়ি আসলো, তারপরে তার সাথে অত্যাচার শুরু করলো। বাচ্চাটার প্রায় 13-14 দিন বয়স। সেই সময় ওই মহিলা ডাক্তার, উনিও ডাক্তার, এনআরএস এর সম্ভবত ডাক্তার, ওনার পেটে লাথি মারে এবং সেলাই ফেটে যায়। बहुत सारा मामला आरजीकर में हुआ था। किसी का सुसाइड हुआ था, किसी ने ऊपर से
कूद गया था, बहुत सारा कुछ हुआ था इसमें। और इसमें संदीप घोष जो है वो भी इसमें नाम इसमें जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि पूरा के पूरा विचार होना चाहिए। आरजीकर में बहुत सारा कुछ रैकेट चलता है, ऑर्गन्स का भी रैकेट चलता है, लड़की लोग बेटी लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो इस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर, डॉक्टर संदीप घोष पर आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं, अभी आपने देख लिया, लेकिन इन आरोपों की कभी ठीक से जांच नहीं हुई। इसलिए आज मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि इन आरोपों में अभी तक कोई सत्यता नहीं पाई गई और इसीलिए तो वो प्रिंसिपल बने हुए थे। अब एक तो ये हो सकता है कि ये आरोप झूठे हों और ये सारे आरोप गलत हों। दूसरा ये कि इन आरोपों की जांच हुई कब? क्या कभी किसी ने कोशिश की कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, इस कॉलेज की सफाई होनी चाहिए, इस अस्पताल की कुछ सफाई होनी चाहिए? और यहां जिस तरह के तत्व काम कर रहे हैं, ये हमारे देश की आम जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि ये अस्पताल, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आम जनता के टैक्स से ही तो चलते हैं। आम जनता जब अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है, तब ये इस तरह के अस्पताल चलते हैं। और उन अस्पतालों में कैसा इलाज होता होगा, आज आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए ये हमारी जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दूसरा, हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, प्रतिभाशाली युवा, जो इतनी मेहनत करने के बाद, इतने मुश्किल इम्तिहान पास करने के बाद जब डॉक्टर बनते हैं, तो आप सोचिए उन डॉक्टरों को कैसे कैसे अस्पतालों में काम करना पड़ता है, उन डॉक्टरों को कैसे कैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है, और उन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े अड्डे चल रहे हैं। सब आरोप हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या यह घटना वाकई में अस्पताल के सेमिनार हॉल में ही हुई थी, या बलात्कार और हत्या के बाद इस महिला डॉक्टर के शव को सेमिनार हॉल में एक साजिश के तहत रखा गया? और क्या इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष इस घटना को पुलिस के साथ मिलकर आत्महत्या का मामला बनाना चाहते थे? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में पहले यह बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज रक्षाबंधन का दिन है। आज के दिन हमारे देश के करोड़ों भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, और आज के दिन मुझे आपको यह खबर दिखानी पड़ रही है। और जब हमारे देश की एक बेटी, हमारे देश की एक महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी का बलात्कार होता है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी की उसी के अस्पताल में हत्या हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन जब उस महिला डॉक्टर के परिवार को जानकारी दी गई, तो उन्हें सबसे पहले बताया गया कि इस महिला डॉक्टर ने, आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। और सीबीआई का मानना है कि अगर अस्पताल प्रशासन ने इस वारदात को आत्महत्या मान लिया, तो इसमें प्रिंसिपल की सहमति तो जरूर रही होगी, क्योंकि बिना प्रिंसिपल की सहमति के कोई भी अस्पताल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से महिला डॉक्टर के माता पिता को और परिवार को यह नहीं कहेगा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। दूसरा, सीबीआई इस प्रिंसिपल से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास वाले कमरों में कंस्ट्रक्शन कराने का आदेश किसने दिया था। और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह खुलासा हो सकता है कि क्या यह घटना सेमिनार हॉल की जगह कहीं उसी कमरे में तो नहीं हुई थी जिसकी दीवार के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए उस दीवार को तोड़ा गया था। यानी वहीं पर उस सेमिनार हॉल के आसपास इस अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सेमिनार हॉल में बलात्कार और हत्या होने की जानकारी पुलिस ने दी थी। हमें नहीं पता कि कहां हुआ, और अभी इस मामले में पुलिस की जांच शक के घेरे में है। और पीड़ित परिवार के वकील ने दावा किया है कि सीबीआई को ऐसे सुराग मिले जिनसे ऐसा लगता है कि यह वारदात अस्पताल के किसी और हिस्से में हुई थी, लेकिन बाद में शव को सेमिनार हॉल में एक साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ वहां रख दिया गया। और सोचिए, हम सब ये सोचते रहे अब तक, अगर ये सही है तो सारी जांच होगी सेमिनार हॉल की, उसे क्राइम सीन मान लिया जाएगा, सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेमिनार हॉल में यह मामला हुआ है और घटना कहीं और हुई है, और जहां घटना हुई है तब तक वहां के सारे सबूत उस क्राइम सीन से मिटा दिए जाएंगे। यह भी तो हो सकता है। देखिए, जब कोई मर्डर होता है और इस तरह की घटना होती है तो बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं, शक भी होता है। इसीलिए जितनी भी थ्योरीज हैं, जो बात कही जा रही हैं, वो सब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं।
अभी तो जो निकल रहा है आसपास से आगे बार में निकला, सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछे किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चे सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटा बाद बताया कि आ जाइए आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के जो बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। वो एक सिविक के वॉलंटियर को पकड़ लिया, बता दिया कि हम जो दोषी है उसको पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर सवाल उठाया कि हम दोषी को पकड़ लिया। इस सब के बीच सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है, जिससे पता चलेगा कि इस विभत्स अपराध के दौरान इस आरोपी की मानसिकता और मनोस्थिति क्या थी। और सीबीआई इस घटना का सच जानने के लिए इस आरोपी का एक लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है, जिसके लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। और सीबीआई इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का भी एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि डॉक्टर घोष ने भी पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदले हैं, जिससे लगता है कि इस प्रिंसिपल ने कुछ तो छिपाया है। और अगर कोलकाता पुलिस किसी को इस मामले में बचाना चाहती थी तो वो ये प्रिंसिपल ही क्यों, क्योंकि इस प्रिंसिपल पर ममता बनर्जी की सरकार काफी मेहरबान रही है। हालांकि हम इन आरोपों की अभी इस स्थिति में, इस स्टेज में पुष्टि नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इन आरोपों की जांच ही नहीं हुई। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि ये आरोप सही है या गलत, लेकिन अभी जांच नहीं हुई है, आरोप लग रहे हैं। इस मामले में सीबीआई अब तक कुल 6 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें आरोपी, जो सबसे बड़े आरोपी हैं संजय रॉय, वो है पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, चेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अरुणाभ दत्ता और कोलकाता पुलिस के वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल हैं जिनकी बैरक से ये आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। जिस वक्त पूरा देश कोलकाता की इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है, तब ममता बनर्जी की पार्टी के नेता लोगों को धमकियां दे रहे हैं। टीएमसी के बड़े नेता उदयन गुहा ने कहा है कि जो लोग ममता बनर्जी पर उंगलियां उठा रहे हैं, उन उंगलियों को बहुत जल्द तोड़ दिया जाएगा। जबकि टीएमसी के सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा है कि कोलकाता में जो डॉक्टर इस घटना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो इस आंदोलन की आड़ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, নোংরা ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন। যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাহলে পরে এরা বাংলাকে একটা নতুন করে বাংলাদেশ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ওরা জানে না হাসিনা যে ভুল করেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভুল করবে না, করেনি। তাই আরজি করে ওইভাবে ভাঙচুর করার পরেও পুলিশ কিন্তু গুলি চালায়নি। জনরোষ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? इस साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब ममता बनर्जी ने यह पूरा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर लड़ा था। लेकिन सोचिए, ये कैसा लोकतंत्र और संविधान है जिसमें इस रेप की पीड़िता के लिए इंसाफ मांगने वाले डॉक्टरों को ममता बनर्जी की पार्टी के नेता धमका रहे हैं और कहते हैं कि यह महिला डॉक्टर आंदोलन में असल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई है। और यहां बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी मांग की है कि सीबीआई को इस मामले में कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन इस मांग के लिए कोलकाता पुलिस ने
टीएमसी के ही इस सांसद को नोटिस भेज दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। Question of reinstatement does not arise. He would have been arrested on the very first day, because first of all, why has he not been arrested? Why has he not been arrested? That is the moot question. Because he is the administrative head of the RG Corps. Are you asking for his arrest Yes, then? of It course. is your government. Yes, of course. What do you say does matter then? Irrespective of government, it is the duty incumbent of the authorities concerned that whosoever is the administrative head, he must be booked fast. Who send the information that your daughter has committed suicide? बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है और कांग्रेस ने भी इस बात का विरोध किया है कि ममता बनर्जी की सरकार डॉक्टरों को विरोध प्रदर्शन करने से रोक रही है। हालांकि टीएमसी भी कांग्रेस पर यह सवाल पूछ रही है, कांग्रेस से पर यह आरोप लगा रही है कि क्या वो कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लग रहे घोटालों के आरोपों के लिए उनका इस्तीफा मांगेगी। आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा हम नहीं दे पाए, वो भी उन डॉक्टर्स की जो सरकारी अस्पतालों में हैं और बिना सुविधाओं के वो काम कर रहे हैं, उसमें अगर सुरक्षा भी हम उनको नहीं दे पा रहे तो हम उनके प्रोटेस्ट करने के हक को तो नहीं छीन सकते। अभी भी एक रहस्य बना हुआ। तो इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच भी संबंध थोड़े और ज्यादा खराब हो गए हैं और ममता बनर्जी उम्मीद कर रही थी कि इंडिया गठबंधन में जो उनके साथ के लोग हैं वो कम से कम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। तो देखिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो जब बीजेपी शासित प्रदेशों में अगर कोई घटना होती है तो वो उस मुद्दे को उठाते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को दोषी ठहराते हैं। जब उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहराया, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है तो फिर वो ममता बनर्जी का लिहाज कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमारी टीम में ही है, इसलिए इन पर थोड़ा हल्का हाथ रखना है, जरूरत से ज्यादा इन पर हमला नहीं करना है। लेकिन नेता तो ये राजनीति करते हैं। सोचिए, हमारे देश की महिलाओं के साथ, उन डॉक्टरों के साथ, खास तौर पर उस महिला डॉक्टर के साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि उसकी जान चली गई। इतनी बड़ी नाइंसाफी उस परिवार के साथ हुई और हमारे देश के नेता सिर्फ वोट गिनते रह जाते हैं। इस घटना के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और आज दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर मरीजों की ओपीडी लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा कि क्या जान बचाने वाले डॉक्टर सरकारों से अपने लिए सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा बात वो सोचती क्या है, कौन उसको बिठाए? हम लोग बिठाए, उसको कोई पुलिस नहीं बिठाए, उसको कोई नेता मंत्री नहीं बिठाए। हम लोग बिठा सकते हैं, अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे। आज लेडीज के ऊपर विदाउट एनी रीजन चार्ज किया गया है। हम लोग पीसफुल जस्टिस कर रहे थे, फिर भी हम लोग को बोला गया हम लोग वायलेंस कर रहे थे। कहाँ हम लोग वायलेंस कर रहे हैं? आप लोग भी तो इधर हो, आप लोग बताओ जस्टिस का। वी वांट जस्टिस। If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. It's our right. Our CM tried to divide us, but it's not possible. There are female supporters. Have you seen any female police? No female police. How can people come and protest in this city? The city of joy, Kolkata, is said, Tiloktama Kolkata. We have lost our Tiloktama. Already 3 letters containing advisories and instructions have been given to the government, and government's views and action taken report
has been sought. I have received the response for one letter. I'm waiting for the others. More than response to letter, what is more important is action. Action to be taken. The government has to take action, timely action, convincing action, decisive action. CBI is India's prime investigation agencies. I trust they'll do a good job about that. People will get justice. The court is involved in this. The Calcutta High Court is there. Now, the Supreme Court of India, the Chief Justice himself, has taken the lead to hear the case suo motu. We do expect something good will come out of this. Misinformation, rumors, disinformation, everything is there. That should not be encouraged at all. People should be vigilant about that.